हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 31 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत की स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है ये 15,106 किलोमीटर है। वहीं हमारी जो तटरेखा की लंबाई है, इसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया है, तो तटरेखा की जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें हमारी स्थलीय सीमा रेखा की, तो स्थलीय सीमा रेखा वैसे तो 15,106 है, लेकिन कहीं कहीं सोर्सेस में आपको 15,200 भी लिखा मिल जाएगा। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा स्थल सीमा रेखा टच होती है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई है 4,096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य जो हैं ये बॉर्डर बनाते हैं। इन 5 राज्यों में आपका असम है, मिजोरम है, सिक्किम नहीं आता है और मणिपुर नहीं आता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है, इसमें आपका मेघालय आ जाता है और इसमें आपका त्रिपुरा का रीजन आ जाता है। तो ऐसे करके हमारे जो 5 स्टेट हैं, तो 5 स्टेट आपके बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं, जिनमें से आपके असम और मिजोरम जो है आपके ऑप्शन में है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर पहले का बी वाला, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? जलगर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर वृत्ताकार घुमाव है। जलगर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट में निर्मित होती है। जलप्रपात के आधार तल पर अवनमित कुंड बनते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं और इन्हें जलगर्तिका यानी पॉथ होल्स कहते हैं। नदी घाटियों के चट्टानी संस्तरों में केतलीनुमा छोटी गर्तों को जलगर्तिका कहा जाता है, जो कि सामान्यतः आकार में बेलनाकार होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जलगर्तिका सामान्यतः खुरदरी दानेदार अर्थात मोटे कणों वाली चट्टानों जैसे कि बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से ये निर्मित होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, जलगर्तिका की अगर हम बात करें तो जलगर्तिका के बाद एक जलप्रपात आता है और जलप्रपात के आधार तल पर अवनमित कुंड बनते हैं। जलप्रपात के बारे में आप जानते होंगे, जलप्रपात जब ऊंचाई से जल गिरता है तो ऐसे करके जलप्रपात बनते हैं, और जहां पर जल गिरता है वहां पर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे को अवनमित कुंड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का डी, 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है? इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करके एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जो आपकी स्वामित्व योजना है, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को इसका शुभारंभ किया गया, और इस योजना का उद्देश्य जो है एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, और इस प्रकार भारत में ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, न कि किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु अथवा नटाल प्रकार की जलवायु में देखी जाती हैं? पेम्पेरो, हरमट्टन, बर्ग, दक्षिणी बस्तर। देखिए, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु अथवा इसको चीन तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, और ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर उष्ण समशीतोष्ण अक्षांशों में उष्णकटिबंध के ठीक बाहर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में ये पाई जाती है। समान अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद भूमध्य सागरीय जलवायु की तुलना में इसमें अधिक वर्षा होती है। वास्तव में ये जो जलवायु है ये चीन के अधिकांश भागों में पाई जाने वाली जलवायु है, और ये जलवायु मानसूनी जलवायु का एक संशोधित रूप भी है। बात करें इस जलवायु की, तो इस जलवायु को हमने 3 उप
प्रकारों में विभाजित किया गया है, यानी 3 प्रकार हैं इसके, उनमें इन्हें विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो चीन तुल्य है, दूसरा खाड़ी तुल्य है। खाड़ी तुल्य जलवायु जो है आपकी दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। और फिर नटाल तुल्य है। नटाल जलवायु आपकी नटाल में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाती है। अब हम इस जलवायु प्रदेशों में जो स्थानीय पवनें बहती हैं उनकी बात कर लेते हैं। पेम्पेरो की बात कर लें तो देखिए, पेम्पेरो जो है ये आपकी साउथ अमेरिका में चलने वाली एक पवन है, और ये पवन साउथ अमेरिका की एक शुष्क और ठंडी पवन है। बात कर लें हरमट्टन की, तो हरमट्टन जो है ये बेस्ट, यानी जो सहारा का डेजर्ट है, पश्चिमी सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पर चलने वाली एक पवन है। ठंडी और शुष्क पवन है जो कि पश्चिमी सहारा में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा से प्रभावित होती है। आप लोग जानते होंगे कि जो पश्चिमी सहारा रीजन है, पश्चिमी सहारा रीजन चीन तुल्य जलवायु का क्षेत्र नहीं है, पेम्पेरो वाला तो है। बर्ग की बात कर लें तो देखिए, बर्ग जो है आपकी ये साउथ अफ्रीका में चलने वाली एक पवन है, और ये भी कैसी है? ये शुष्क और गर्म पवन है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में चलती है, और साउथ अफ्रीका में चलती है, और ये वाला भी जो है आपकी किसमें नटाल प्रकार की जलवायु में आ जाता है। बात करें दक्षिणी वेस्टर की, तो दक्षिणी वेस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाली एक ठंडी पवन है। यानी ये कहाँ चलती है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल 1, 3 और 4। 5वां प्रश्न है आपका, ये प्रवाह प्रतिरूप सहायक नदियों और मुख्य अनुवर्ती धाराओं के नेटवर्क द्वारा निर्मित होते हैं, जो क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करते हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भली प्रकार से समायोजित होते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में उत्तरवर्ती छोटी धाराएं मुख्य धारा से समकोण पर मिलती हैं, और विभेदीय अपर्दन नरम चट्टानों के माध्यम से सहायक नदियों का मार्ग प्रशस्त करता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रवाह प्रतिरूप का वर्णन किया गया है? जालीनुमा, वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक, अरीय, वलयाकार। देखिए, यहाँ पर जो जिस प्रतिरूप की विशेषताएं लिखी गई हैं वो प्रतिरूप आपका जालीनुमा है। तो आपका सही आंसर है 5वें का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। मालाबार तट, जम्मू और कश्मीर का उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार, वर्षा की परिवर्तता के बढ़ते क्रम में उपयुक्त क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। बात कर लें मालाबार तट की। देखिए, मालाबार तट में 25% से कम परिवर्तता होती है, यानी पश्चिमी घाट पर पड़ता है, और ये यहाँ पे 25% से कम वर्षा की परिवर्तता होती है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है ये 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी कि जो वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पर वो 100 सेंटीमीटर प्लस होती है। इसके बाद कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग की बात। तो जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग में जो वर्षा की परिवर्तता है वो 50% से एवं होती है, और वहीं यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी रहती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम, यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर। छोटा नागपुर पठार की बात कर लें तो छोटा नागपुर पठार में यहाँ पर वर्षा की जो परिवर्तता है वो 25 से लेकर 50% के बीच में रहती है, और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा होती है। तो आप यहाँ पर सही क्रम लगा दीजिए, यानी सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? मालाबार में, फिर आपका उसके बाद फिर छोटा नागपुर में, फिर आपका जम्मू और कश्मीर का उत्तरी भाग में। यानी यहाँ पर बात हो रही है वर्षा की परिवर्तता की, और वर्षा की परिवर्तता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विचरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन, यानी जो आपका विचरण गुणांक है इक्वल टू एक आ जाता है मानक विचलन। मानक विचलन कितना है? मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो ये आपका आ जाता है विचरण गुणांक। तो यहाँ पर विचरण गुणांक पूछा गया सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा विचरण गुणांक आपका जम्मू और कश्मीर का है, और सबसे कम किसका है? मालाबार तट का है। ठीक है, तो बात आपके मन क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 6वें का सी, 1, 3 और 2। सबसे कम मालाबार, उससे ज्यादा छोटा नागपुर पठार, और सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग का। तो उस क्रम के हिसाब से आपका 1, 3 और 2। 7वां प्रश्न है आपका, सवाना तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है न्यूनतम दैनिक तापमान परास इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। इस जलवायु में पृथक आर्द्र और शुष्क मौसम देखे जा सकते हैं। सवाना जलवायु में अर्ध सदाबहार वनस्पति की प्रधानता होती है। सवाना या सूडान जलवायु एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है, और ये भूमध्य रेखीय वन और व्यापारिक पवनों वाले गर्म रेगिस्तानों के मध्य पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधों के भीतर ही सीमित होती है,
और यह सूडान के भीतर बेहतर रूप से विकसित होती है। तो यहां पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत है। यहां पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम दैनिक तापमान परास इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। देखिए यहां पर तापमान में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है, यानी दिन का तापमान और रात का तापमान का जो अंतर है वो काफी ज्यादा होता है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं दिन और रात का तापमान चरम पर होता है, यानी दिन में तापमान काफी ज्यादा रहेगा और रात को तापमान काफी कम हो जाएगा। तो यहां पर न्यूनतम नहीं है बल्कि अधिकतम या उच्चतम अंतर होता है। तो यहां पर हम तापमान का जो चरम दैनिक परास है वो आपके समाना तुल्य जलवायु की विशेषता होती है, ना कि न्यूनतम। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार की जलवायु में आपको दो अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। इनमें एक आर्द्र होता है और दूसरा मौसम शुष्क होता है। आर्द्र मौसम ग्रीष्मकाल के दौरान रहता है, वहीं शुष्क मौसम जो होता है वो शीतकाल के दौरान रहता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन आपका सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह सही नहीं है। यहां पे बोला गया है सवाना जलवायु में अर्ध सदाबहार वनस्पति की प्रधानता होती है। देखिए यहां पर जो वृक्ष होते हैं वो पर्णपाती होते हैं और शीत और शुष्क मौसम के दौरान ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होने वाली जल की अत्यधिक हानि को रोका जा सके। तो यहाँ की जलवायु अर्ध सदाबहार नहीं बल्कि पर्णपाती प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का बी, केवल सेकंड। आठवां प्रश्न है आपका, नदी अपरदन चक्र की वृद्धावस्था की विशेषताएं हैं। नदी प्रवाह का ढाल मंद हो जाना, घाटी में नीचे की ओर कटाव का अभाव होना, नदी द्वारा अत्यधिक विसर्पित प्रवाह बनाना। देखिए अपरदन चक्र की वृद्धावस्था की विशेषताओं में प्रवाह की जो ढाल या प्रवणता में अधिक कमी आ जाती है, घाटी में नीचे की ओर कटाव का पूर्ण अभाव होता है। इसके अलावा सहायक नदियों की जो संख्या में कमी आ जाती है और घाटियां लगभग समतल हो जाती हैं। और नीचे की ओर जब नदी पहुंच जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका फ्लो मंद हो जाता है कि ये विसर्प टाइप बना लेती है, काफ़ी ऐसे से विसर्प बनाने लगती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही विशेषताएं जो हैं ये नदी अपरदन चक्र की वृद्धावस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। नौवां प्रश्न है आपका, भारत एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य मालगाड़ियों का निर्बाध संचलन सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित शहरों में से कौन से पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा से जुड़े हैं? खड़गपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, एन्नौर। देखिए जो आपकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है, इसके तहत 6 गलियारे स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारे की। तो ये पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा है, ये खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है 9 का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, क्षोभ मंडल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भूमध्य रेखा पर निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है। देखिए जो आपका क्षोभ मंडल है इसकी औसत मोटाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है, यानी इसकी जो एवरेज मोटाई है वो 13 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें हम ध्रुवों की, यानी पोल्स की बात करें, तो पोल्स पर इसकी जो मोटाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। वहीं इक्वेटर लाइन पर इसकी जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर होती है। ये आप जान लीजिए। अब देखिए प्रथम दृष्टया अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सही लगेगा कि भाई यहाँ तो ये बताया गया कि मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, लेकिन यहाँ पर कारण भी दिया हुआ है। कारण ये दिया हुआ है कि निम्न गुरुत्वाकर्षण की वजह से मोटाई भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि कारण यहाँ पर जो है वो कोई और है। भूमध्य रेखा पर यानी क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। इसका रीजन ये है यहाँ पर अन्य अक्षांशों की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वायु जो होती है वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाती है और गर्म वायु को मजबूत संवहन धाराओं द्वारा बहुत ऊंचाई तक उठा दिया जाता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है ये गलत है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है। इसका रीजन ये है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ सीमा की तुलना में यानी जो ध्रुव जो है, ध्रुवों की जो क्षोभ सीमा है ये कम ऊंचाई पर होती है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वहीं इक्वेटर लाइन की यानी भूमध्य रेखा की क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज्यादा होती है। तो यही कारण है कि इसकी वजह से पोल्स पर यानी पोल्स पर जो क्षोभ सीमा होती है यहाँ पर टेम्परेचर भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा होता है। यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं यहाँ पर होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जो लोग मैथ के नहीं है उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर 45 छोटा है और -80 बड़ा है। ऐसा नहीं है।
माइनस में जितना अंक आपका छोटा होता जाता है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर -1 लिखा होता तो -1 की जो वैल्यू है वो आपके इन दोनों से ही बड़ी होती। तो यहाँ पर -45 की वैल्यू -80 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो पोल्स हैं यानी जो आपके ध्रुव हैं, ध्रुवों पर टेम्परेचर आपकी इक्वेटर लाइन की तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 10 में का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में कम है। महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में महाद्वीपीय भूपर्पटी अधिक सघन है। देखिए, बात करें तो पृथ्वी 3 अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। इनमें सबसे ऊपर जो परत होती है वो आपकी क्रस्ट बोली जाती है, ठीक है। इसके नीचे आपका मेंटल होता है जिसको हम प्रवार कहते हैं। इसके नीचे आपका जो है क्रोड या फिर इसको कोर बोला जाता है। ये बात आप जान चुके हैं। और क्रस्ट की बात करें यानी भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे भारी परत है और ये ठोस चट्टानों मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है और ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना होता है। देखिए, महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों के अंतर्गत भूपर्पटी की मोटाई में अंतर होता है। महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। महाद्वीपों में भी जो हिमालयी रीजन है वहां पर भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर से भी एवं हो जाती है। तीसरा वाला जो कथन है ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में महाद्वीपीय भूपर्पटी अधिक सघन है। देखिए, महासागरीय भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सघन है, ना कि महाद्वीपीय। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का ए, केवल 1 और 2। 12वां प्रश्न है आपका, प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। सुनामी का प्रभाव महासागर के ऊपर अधिक और तट के निकट कम होता है। तूफान महोर्मी महासागरों तक ही सीमित होती है और इनके कारण भूमि पर बाढ़ नहीं आती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। महासागरों के अंदरूनी भाग सुनामी से कम प्रभावित होते हैं जबकि तटीय क्षेत्रों में सुनामी की तरंगें ज्यादा विनाश मचाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तूफान महोर्मी की बात करें तो तूफान महोर्मी चक्रवात के तट से टकराने पर समुद्र के स्तर में होने वाली असामान्य वृद्धि है और समुद्र का जल तटीय क्षेत्र को यहाँ पर जलमग्न कर देता है जिससे जान माल की यहाँ पर हानि होती है। तो तूफान महोर्मी में क्या है, यहाँ पर ये महासागरों तक सीमित नहीं होते हैं बल्कि तटों से टकराते हैं तो वहाँ पर पूरे तट को जलमग्न कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला सेकंड वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा 12 का सी। 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अगला है, दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। तटीय स्थानों की तुलना में देश के आंतरिक भागों में मौसमी विषमता अधिक पाई जाती है। देखिए, उत्तर में आपका ऊंचा हिमालय पर्वत अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है और यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप की उत्तरी ठंडी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो देखिए, सेकंड वाला भी कथन सही है, क्योंकि आपका जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि 6.5 डिग्री जो आपका कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश वाली, ये इसके ऊपर से जा रही है और नीचे आपका जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के भी ये नज़दीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वर्ष भर जो सूर्य का किरणें हैं वो अच्छी खासी प्राप्त होती हैं, यानी सूर्य का जो ऊर्जा है वो अच्छी खासी प्राप्त होती है। और यहाँ पर समुद्र भी है, उस समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ पर तापांतर ज़्यादा नहीं होता है। जबकि उत्तर भारत में समुद्र से दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वहीं इक्वेटर लाइन से भी दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उत्तर भारत में उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव किया जाता है। उच्च वार्षिक तापांतर का मतलब क्या है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। तीसरा वाला कथन आपका ये भी सही है। तटीय स्थानों की तुलना में देश के आंतरिक भागों में
मौसमी विषमता अधिक पाई जाती है, क्योंकि तटीय स्थानों पर क्या होता है, यहाँ पे समुद्र का समकारी प्रभाव होता है। तो समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ पर जो है मौसमी विषमता नहीं पाई जाती है। जबकि जैसे जैसे आप तट से अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये अंदर वाले जो अंदरूनी भाग होते हैं ये समकारी प्रभाव से वंचित हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर मौसमी विषमता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 13 का डी, यानी 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, कई बार आप इसमें जानते हुए भी आप अनजान बन जाते हैं और कई बार इसमें गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले परिक्रमण और घूर्णन की जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। परिक्रमण का मतलब क्या है, ये देखिए ये सूर्य यहाँ पर है बीच में और ये एक परिक्रमा पथ बना हुआ है और इस परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये परिक्रमण बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षाएं फिक्स हैं और इन कक्षाओं में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो ये परिक्रमण बोला जाएगा। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या होता है? घूर्णन का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही रोटेट कर रही है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर रोटेट करती है तो इसकी वजह से दिन और रात बनती है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे लेता है, 24 आवर में पूरा होता है और इसी की वजह से आपके दिन और रात बनते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रमण जो है ये ऋतुओं में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी का घूर्णन नहीं। वहीं पृथ्वी का अपना झुका हुआ जो अक्ष है, ये झुका हुआ अक्ष भी जो है ये भी पृथ्वी पे ऋतुओं के परिवर्तन के लिए ये भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है केवल 1 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र अल्पकालिक प्रकृति का है? काबिनी, वैगई, लूनी, मूसी। एक अल्पकालिक नदी वह नदी होती है जो केवल तभी प्रभावित होती है जब वर्षा होती है या बर्फ पिघलती है। वर्ष के शेष समय यह नदी जो होती है ये सूखी नदी रहती है जिसमें जल प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी एक लूनी नदी ऐसी है जो कि अपने समुद्री मुहाने तक नहीं पहुँच पाती है, ये कक्ष की रण में प्रभावित होती है और उसी के दलदली क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। और ये संपूर्ण नदी तंत्र आपका जो है लूनी वाला ये अल्पकालिक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।